हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर वरुण मारू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज आपके सामने इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहा हूं और टॉपिक का नाम है भारत के संविधान का निर्माण एवं इसकी विशेषताएं। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका निर्माण कैसे हुआ और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो इसके अंदर हम देखेंगे। ठीक है, तो भारत का जो संविधान है हमारा, उसके सबसे पहले विशेषताओं से हम देखते हैं कि संविधान होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट दैट व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का अर्थ क्या होता है। ठीक है, यहां हम देखेंगे संविधान का अर्थ क्या होता है। ठीक है, संविधान शब्द जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका अर्थ क्या है। संविधान क्या है? संविधान है कानूनों का एक संग्रह। संविधान क्या है? कानूनों का संग्रह, या अंग्रेजी को बोलते हैं अपन लोग कि हम लोग इसे बोलते हैं इट इज अ कलेक्शन ऑफ लॉज। हम इसे बोलते हैं इट इज अ कलेक्शन ऑफ लॉज, यानी कि यह एक ऐसा कलेक्शन है, ऐसा संग्रह है जिससे संपूर्ण रूप से कानून आते हैं। ठीक है, संविधान लिखित भी होता है और अलिखित भी होता है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो रिटन भी होता है और अनरिटन भी होता है। यानी कि संविधान जो होता है वो लिखित भी होता है और अलिखित भी होता है। ठीक है स्टूडेंट, संविधान जो है वो लिखित भी होता है और अलिखित भी होता है। और इसके अलावा कुछ संविधान विकसित होते हैं और कुछ संविधान जो होते हैं जिनका विकास जो होता है वो परंपरा के आधार पर होता है, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान। जो भारत का संविधान है ये एक लिखित संविधान है, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसी प्रकार से जो ब्रिटिश संविधान है यह है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि बिना लिखा हुआ संविधान। ब्रिटेन का संविधान जो क्या है, एक अलिखित संविधान है। संविधान एक ऐसा कंपल्सरी एस्पेक्ट है, एक जरूरी व्यवस्था है जिसके बिना लोकतंत्र संभव नहीं है, जिसके बिना लोकतंत्र या डेमोक्रेसी संभव नहीं है। इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि भारत का जो संविधान है, पहले मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि संविधान मतलब होता क्या है, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इसके चरण कौन से हैं, इसके मेन लक्षण क्या है। ठीक है, तो इसलिए हम इसके अंदर देखेंगे इसके बारे में कि हमारे संविधान है भारत का, इसकी अवधारणा क्या है और इसका संविधान का निर्माण हुआ कैसे, और संविधान सभा जो है उसका विकास कैसे हुआ। क्योंकि संविधान सभा के द्वारा ही क्या किया गया, संविधान का निर्माण किया गया। संविधान सभा के द्वारा ही संविधान का निर्माण किया गया। इसे हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम अंग्रेजी में? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बोलते हैं, वो सभा जिसके द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। संविधान सभा के सिद्धांत के सर्वप्रथम दर्शन 1895 में तिलक के निर्देशन में तैयार स्वराज विधेयक में होते हैं। यानी कि भारत के इतिहास में सबसे पहले तिलक के द्वारा 1895 में, यानी कि 1895 में सबसे पहले डिमांड उठाई गई कि भारत में एक संविधान होना चाहिए। इसको बोला गया स्वराज विधेयक। ये जो पॉइंट है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एसएससी के हर एग्जाम में ये जो जीके वाला पोर्शन है पॉलिटी वाला, ये कई बार पूछा गया है कि भारत में सबसे पहले संविधान में सबसे पहले किस महान व्यक्ति ने संविधान सभा की डिमांड उठाई, तो उसका नाम था तिलक, और विधेयक का नाम क्या था? स्वराज विधेयक। ठीक है, और ईयर क्या था, वर्ष कौन सा था? 1895। उसके बाद में इसमें क्या हुआ, आगे ये परंपरा चली और 1935 यानी कि 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा के गठन की मांग की थी। मतलब 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सबसे पहली बार संविधान के निर्माण की बात रखी। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल भारत में संविधान के निर्माण की बात रखी। किसने रखी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रखी। आप सभी को मालूम है कि देश की स्वतंत्रता से पहले केवल कांग्रेस ही ऐसी पार्टी थी जिस पार्टी ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, ऐसा माना जाता है। मूल रूप से सबसे बड़ी पार्टी उस टाइम में यही थी।
और गांधी जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, तो इसी पार्टी ने सबसे पहले 1935 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले कब भारत के अंदर किसकी डिमांड रखी, संविधान सभा के गठन की डिमांड रखी। क्यों रखी? क्योंकि संविधान सभा के माध्यम से ही संविधान का निर्माण होया गया या फिर माना गया या कहा गया कि भाई इसके द्वारा संविधान बनाया जाएगा। ठीक है, 1942 में भारत आईक्रिप्स मिशन द्वारा भी सैद्धांतिक रूप से संविधान निर्माण के भारतीयों के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई। अब देखो इसके अंदर स्टेप आगे बढ़ता है। इसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया 1895 में तिलक, फिर 1935 में कांग्रेस पार्टी, फिर 1942 में भारत आईक्रिप्स मिशन के द्वारा भारत में सैद्धांतिक रूप से संविधान निर्माण हेतु भारतीयों को अधिकार देने की मान्यता दी गई। मतलब इसका क्या है, देखो समझो। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले जो क्रिप्स मिशन है भारत में आया, उसने कहा कि भारतीयों को अब इतना अधिकार देना चाहिए कि खुद का कॉन्स्टिट्यूशन या खुद का संविधान वो बना सके। ये किसने कहा? अब क्वेश्चन आया हुआ है, देखो इसके क्वेश्चन आता है कि किस मिशन के द्वारा हिंदुस्तानियों को सबसे पहले, इंडियन सबसे पहले ये कहा कि आप अपना संविधान बनाइए। ऑप्शन नंबर ए कैबिनेट मिशन, ऑप्शन नंबर बी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन नंबर सी साइमन मिशन, साइमन आयोग, और डी नन ऑफ दिस। तो आंसर होगा इसका क्रिप्स मिशन। यानी कि इस मिशन के द्वारा ही सबसे पहले भारतीयों को संविधान बनाने का अधिकार दिया गया, सैद्धांतिक रूप से, ध्यान रखना, प्रैक्टिकली नहीं, थ्योरेटिकली। हाँ भाई, दिखाने के लिए, क्योंकि 1942 में क्या था कि भारत में चल रहा था क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। तो ब्रिटिश सरकार इसे घबराई भी थी, इसलिए उसने कुछ भारतीयों को सेटिस्फाई करने के लिए इस मिशन को भारत में भेजा था। जबकि असली बात यह थी कि ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती थी कि भारतीय जो लोग हैं वो मूल रूप से अपना कोई स्वयं का संविधान बनाए। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहला चरण क्या था? स्वराज विधेयक, तिलक का स्वराज विधेयक 1895। तत्पश्चात उसके बाद में 1935 में राष्ट्रीय कांग्रेस का, 1942 में 1942 में किसका, 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा इस डिमांड को उठाया गया। ठीक है, अब देखो इसके अंदर अगर हम अगली बात करें, इसके अंदर नेक्स्ट बात करें कि भारत में संविधान सभा की रूपरेखा क्या है। यानी कि जो हमारा देश है भारत, उसमें जो संविधान सभा थी उसकी रूपरेखा किसने तैयार करी थी, हम ही देखते हैं इसके अंदर कि इसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी। ठीक है, तो देखो इसके अंदर हम देखते हैं कि ये जो रूपरेखा है संविधान सभा की, ये किसने तैयार करी थी, हम देखते हैं इसके अंदर क्या है। और इसके द्वारा मैंने ये बताया आपको कि संविधान सभा के जो चरण है वो क्या है, स्टेप्स क्या है। तो देखो इसके अंदर संविधान सभा की जो रूपरेखा है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि दो मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दो मिशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनके द्वारा संविधान सभा को भारत में लागू किया गया। और वो दो मिशन कौन से हैं? एक है क्रिप्स मिशन 1942 और सेकेंड है कैबिनेट मिशन। दो हैं इसके अंदर, एक है क्रिप्स मिशन 1942 और दूसरा है कैबिनेट मिशन। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की निर्माण के हेतु अपना क्या योगदान दिया, हम देखते हैं इसके अंदर कि जो ब्रिटिश सरकार है उसने संविधान सभा के निर्माण हेतु अपना क्या योगदान दिया। तो देखो सबसे पहले इसके अंदर उस टाइम में लॉर्ड लिंकन को प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव इसको बोलते हैं हम लोग, बेसिकली इसको हम बोलते हैं अगस्त प्रपोजल 1940। 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव है उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार जो है भारत में क्या किया गया, संविधान सभा को लागू करवाने की बात कही गई 1940 में। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव। और उसमें कहा गया कि भारतीय संविधान जो है ना स्वभावतः भारतवासी ही तैयार करेंगे। मतलब क्या है इसका, इस मतलब यह है कि कौन से प्रस्ताव में प्रपोजल में कहा गया कि भारतवासी जो है खुद का संविधान खुद ही तैयार करेंगे, तो वो था अगस्त प्रस्ताव 1940। इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय स्वयं का संविधान तैयार करेंगे। ये किस में आ गया, ये कहा गया अगस्त प्रपोजल में कहा गया 1940 में। ठीक है, लेकिन बेटा देखो इसमें मेन चीज क्या है, इसमें मेन चीज है इसमें दो मिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिप्स मिशन 1942 और एक है कैबिनेट मिशन। हम ये मान सकते हैं दीज टू मिशंस आर द
माइलस्टोन फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी कि ये जो दो मिशन हैं, मतलब मेन पॉइंट क्या है इसके अंदर, ये जो दो मिशन है, ये दो मिशन जो हैं संविधान निर्माण के मील के पत्थर हैं, मील के, ऐसा माना जाता है। क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन क्या है? संविधान निर्माण के मील के पत्थर हैं। ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं इसके अंदर। औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने संविधान को बनाया जिसे अविभाजित भारत में निर्वाचित किया गया था। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में से पुनः इसकी बैठक हुई। मतलब क्या है, देखो समझो पहले इसको। जब देश का बंटवारा नहीं हुआ था उस टाइम में मुस्लिम लीग भी संविधान सभा के द्वारा इसमें शामिल था। जो जिन्ना ने डिमांड करी ना पाकिस्तान की, तो वो जो पार्टी मुस्लिम लीग की, उस पार्टी ने क्या किया, कांग्रेस के साथ मिलकर के संविधान सभा का निर्माण किया। उस टाइम में इसको बोलते हैं हम लोग अविभाजित संविधान सभा, अनडिवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। ठीक है, लेकिन जब देश का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान अलग देश बन गया, तो फिर क्या हुआ, इसका फिर से विभाजन हुआ और 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में नया निर्माण हुआ, इसकी पुनः बैठक हुई। तो ध्यान रखना, डेट का ध्यान रखना कि 14 अगस्त 1947 में अविभाजित संविधान सभा का क्या हुआ, निर्माण हुआ। ठीक है ना, ध्यान रखना इसके अंदर ईयर और डेट। 14 अगस्त 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947। ठीक है बेटा, तो ये है एक पृष्ठभूमि संविधान सभा की या संविधान की। ठीक है, अब हम आगे देखें इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट देखें इसके अंदर हम लोग कि इसी मिशन ने, इस कैबिनेट मिशन के द्वारा ही आगे जाकर के धीरे धीरे संविधान का निर्माण किन रूपों में, स्वरूपों में हुआ। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं, ये पॉइंट हम देखते हैं इसके अंतर्गत, क्या देखते हैं इसके अंदर पॉइंट कि इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जो संविधान की जो सभा है उसकी एक समिति थी जिससे प्रस्तावित किया गया कैबिनेट मिशन के द्वारा। ठीक है, और कैबिनेट मिशन जो है उसका जो मूल स्वरूप था वो ये देखा गया इसके अंदर कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति जिसको बोलते हैं कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया। ठीक है, क्या ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति थी जिसे कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया। ठीक है, और कैबिनेट मिशन के अंदर मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे। मतलब क्या था, देखो समझाते हैं आपको। कैबिनेट मिशन में ब्रिटिश कैबिनेट के, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 मेंबर थे। अब आप देखो इसके अंदर एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, यहां तक कि हम ये देखें इसके अंदर सीपीओ के एग्जाम में, यहां तक कि यूपीएससी के एग्जाम में, सीजीएल के एग्जाम में, हर एग्जाम में ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट कई बार पूछा गया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप देख लेना इसको आप लोग अच्छी तरह से। ये 3 जो मेंबर्स हैं, इन 3 मेंबर्स के नाम पूछे जाते हैं। क्या? इन 3 मेंबर्स के नाम हमेशा पूछे जाते हैं कि कैबिनेट मिशन में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के कौन से 3 मेंबर्स थे। नंबर 1 लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस जो क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। देखो क्वेश्चन यहां भी बनता है, क्या कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, सेकंड थे सर स्टीफोर्ड क्रिप्स, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, और थर्ड थे एबी अलेक्जेंडर सदस्य। यानी टोटल 3 मेंबर थे इसके अंदर। नंबर 1 लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है, सेकंड स्टीफोर्ड क्रिप्स और थर्ड एबी अलेक्जेंडर। अब बताते हैं आपको क्वेश्चन कैसे आते थे इसके अंदर। कैबिनेट मिशन, में कुल कितने सदस्य थे, मेंबर कितने थे? क्वेश्चन यहां से पुटअप होता है। ठीक है, तो कितने थे? ए ऑप्शन 3, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 1, डी ऑप्शन 4। तो आंसर क्या होगा? ए।
3 मेंबर, ठीक है। या फिर वो ये पूछ ले इसके अंदर, क्या पूछ ले इसके अंदर कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो हैं वो क्या है, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष माने गए हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके अंदर नई बात, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो ये है इसके अंदर कि जो संविधान सभा बनी थी भारत की, इसका निर्माण किस रूप में हुआ था। यानी कि जो संविधान सभा बनी थी इसका निर्माण जो है ये किस रूप में इसका निर्माण हुआ था, ये कैसे बनी थी, तो हम देख लेते हैं इसके अंदर। मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट, मोटे तौर पर 10 लाख की पॉपुलेशन पर 1 सीट, यानी कि 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट, ठीक है ना। 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट का अनुपात रखा गया, और जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 292 सदस्य चुनने थे। क्या, जिसके तहत ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 292 यानी कि 292 मेंबर्स इलेक्ट करने थे, तथा देशी रियासतों को न्यूनतम 93 सीटें आवंटित की गई, यानी न्यूनतम कम से कम 93 सीट्स उनको क्या करी गई, आवंटित की गई, मतलब दी गई, मतलब ठीक है, देशी राज्यों को। और संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो देखो इसके अंदर इसमें क्या था, संविधान सभा की संरचना, संविधान सभा की संरचना, ठीक है, कैसे हुई है। देखो संविधान सभा की जो संरचना है वो ऐसे हुई इसके अंदर कि इसके टोटल देखो 292 मेंबर तो कौन से थे, जो इलेक्टेड हुए थे, जो निर्वाचित हुए थे ब्रिटिश प्रांतों के द्वारा, ठीक है ना, 292, 292, और इसके अलावा जो 93 सीट्स थी, इसके अलावा जो 93 सीटें थी, 93 सीटें थी, 93 वो सदस्य कौन से थे, वो थे देशी राजाओं के, देशी राज्यों से, यानी पिछली स्टेट से। यानी कि अगर हम देखें 292 और 93 सीटें, ठीक है। तो अगर हम देखें इसके अंदर 3 2 5 18 और 1 3 है ना, 385 सीटें थी इसके अंदर संविधान सभा के अंदर। और ये ध्यान रहे इनमें +4 हम कर लेते हैं, क्यों कर लेते हैं, क्योंकि 4 वो है मेंबर हैं जो कि हम कह सकते हैं चीफ कमिश्नर एरिया के मेंबर थे, यानी कि 4 जो मेंबर थे, 4 मेंबर जो थे वो डायरेक्ट, जैसे आजकल होता है यूटीज होता है, उसी प्रकार से संघीय क्षेत्र थे 4, तो वो 4 मेंबर और जोड़ लो तो कितने हो गए, 389 हो गए। यानी कि संविधान सभा में 389 मेंबर्स थे, यानी कि 389 मेंबर किस में थे, संविधान सभा के अंदर थे, ठीक है ना। अब बात करते हैं संविधान सभा की बैठक की। भाई देखो संविधान सभा की जो बैठक है, पहली बैठक जो है वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। और इसकी प्रथम बैठक में सभा के जो सबसे बड़े सीनियर जो मेंबर वो कौन थे, वो थे सचिदानंद सिन्हा, ठीक है ना। उनको क्या बनाया गया, उनको टेम्परेरी हेड बनाया गया, किसका, संविधान सभा का, उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्या नाम था उनका नाम था सचिदानंद सिन्हा, ठीक है। उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का परमानेंट हेड चीफ बनाया गया, ठीक है। और एस सी मुखर्जी को और वीटी कृष्णमाचारी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया। क्वेश्चन यहां से ही पुटअप होता है, देखो बेटा, क्या कि डॉक्टर एस सी मुखर्जी एवं वीटी कृष्णमाचारी को संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का डेप्यूटी हेड बनाया गया, ठीक है। मतलब क्या है इसका कि संविधान सभा
संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन आता है इसके अंदर कि हु इज द हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दो क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, तीन क्वेश्चन, अस्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यानी कि टेम्परेरी हेड, परमानेंट हेड, सेकंड पॉइंट, और थर्ड क्या उसके अंदर, डेप्यूटी हेड। ठीक है, तो अध्यक्ष कौन थे? वो थे इसके अंदर, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन ध्यान है बेटा इसके अंदर, ये थे इसके टेम्परेरी हेड, ये थे इसके अस्थायी अध्यक्ष। क्या थे इसके? टेम्परेरी हेड, अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, और इसके अलावा संविधान सभा के परमानेंट हेड यानी कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? संविधान सभा के परमानेंट हेड थे, स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम देखें इसके अंदर, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और विद्यार्थी स्टूडेंट अक्सर क्या करते हैं, इस पे ध्यान नहीं देते हैं। चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो पुलिस का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, सभी एग्जाम में स्टूडेंट इस पॉइंट के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। वो अधिकतर ये देखते हैं कि अध्यक्ष कौन है बस, जबकि इसमें पॉइंट ये देखा जाता है कि अध्यक्ष के अलावा उपाध्यक्ष कौन है, यानी कि डेप्यूटी हेड कौन है। तो इसमें दो उपाध्यक्ष थे, इसे ध्यान रखना। इसके अंदर उपाध्यक्ष दो थे। एक कौन था इसके अंदर? एक था इस उपाध्यक्ष के अंदर डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी। और दूसरे कौन थे? वीटी कृष्णमाचारी, वीटी कृष्णमाचारी। दे बोथ आर द डेप्यूटी हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, यानी कि दोनों ही क्या थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। क्या? दोनों ही संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, एच.सी. मुखर्जी और दूसरी तरफ वीटी कृष्णमाचारी। ठीक है ना, तो ये पॉइंट हो गया इसके अंदर। तो हमने क्या पढ़ा इसके अंदर? हमने ये देखा इसके अंदर कि संविधान सभा जो है उसका संगठन कैसे हुआ। उसके अंदर तीन तरह के मेंबर थे। देखो, संविधान सभा के अंदर तीन तरह के मेंबर थे। संविधान सभा में तीन प्रकार के मेंबर थे। ठीक है, एक तो थे इसके अंदर निर्वाचित। ठीक है, कहां से निर्वाचित? ब्रिटिश प्रांतों से। ठीक है ना बेटा, एक तो थे निर्वाचित ब्रिटिश प्रांतों से 292 292। दूसरे कौन थे? जो वो व्यक्ति थे निर्वाचित थे जो कि किसके मेंबर थे? कहां के मेंबर थे? देशी राजाओं के, देशी राज्यों से थे। प्रिंसली स्टेट्स, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिंसली स्टेट्स। कितने थे इसके अंदर? टोटल 93। ठीक है, और इसके अलावा जो बाकी 4 मेंबर्स थे, 4, वो कौन थे इसके अंदर? वो थे चीफ कमिश्नर एरिया से, यानी कि वो थे केंद्र शासित प्रदेश से 4। तो कितने हो गए इसके अंदर? देखो 292, ठीक है, और 93 कितने हुए? 5, 8, 385 प्लस 4 कर दो, 389 हो गए। 389 मेंबर थे। ध्यान रखना ये क्वेश्चन हर एग्जाम पूछा गया है, कितने हैं? 389। लेकिन 389 के अंदर भी आपको डिवाइड करना है। इसको कैसे डिवाइड करना है? 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देशी राज्यों से, और बाकी 4 जो है वो है कहां से आए हैं? वो बिलोंग करते हैं चीफ कमिश्नर एरिया से, जिस पर गवर्नर का सीधा ही कंट्रोल होता था। ठीक है ना, तो ये हमने देखा इसके अंदर इस पॉइंट को। अगर हम देखें आगे नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर कि स्वतंत्रता पश्चात
यानी कि देश की आजादी के पश्चात जो है संविधान सभा के अंदर कौन कौन सा विकास हुआ, कौन कौन से परिवर्तन हुए। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम देखें कि देश की स्वतंत्रता के पश्चात कौन कौन से इसमें परिवर्तन हुए, तो हम ये देख रहे थे कि संविधान सभा के कितने मेंबर हैं और कैसे उसके मेंबर बने। जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि 389 मेंबर हैं इसके अंदर। ठीक है, 292 थे इसके अंदर निर्वाचित सदस्य और 93 थे इसके अंदर कौन से देशी राज्यों के सदस्य, और बाकी 4 थे चीफ कमिश्नर एरिया के, यानी कि 389 मेंबर थे इसके अंदर। इसके अलावा अब आगे देखते हैं इसके अंदर कि आजादी के पश्चात यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात जो है संविधान सभा के अंदर कौन कौन से नए परिवर्तन हुए या कौन कौन से नए भाग इसके अंदर जुड़े। ठीक है, तो देखो इसके अंदर स्वतंत्रता पश्चात परिवर्तन यानी कि आफ्टर द फ्रीडम, आफ्टर फ्रीडम, देश की स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा में क्या क्या परिवर्तन हुए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा संविधान सभा की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। भारत के विभाजन के पश्चात माउंटबेटन योजना लागू करी गई। भारत के विभाजन के पश्चात क्या करी गई, माउंटबेटन योजना लागू करी गई। ठीक है, और क्या हुआ, इसी के तहत ये सभी प्रतिनिधि जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर आए थे। यानी कि काफी प्रतिनिधि जो है इस संविधान सभा से अलग हो गए और वो चले गए पाकिस्तान। जो जिन्ना की पार्टी के थे, जो मुस्लिम लीग के थे, जिन्होंने कहा कि मुसलमानों का अलग देश बनेगा पाकिस्तान, तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, उन लोगों ने संविधान सभा का साथ छोड़ दिया और वो चले गए पाकिस्तान। ठीक है, और जब वो पाकिस्तान चले गए तो स्थिति क्या रह गई, देखो इसके अंदर कि सदस्यों की संख्या कितनी रह गई। देखो आप अब मेन पॉइंट, किस प्रकार संविधान सभा के जो सदस्य थे उनकी संख्या कितनी रह गई, कितनी रह गई, 299 रह गई। पहले कितनी थी, 389। जब पाकिस्तान इंडिया एक था, जब मुस्लिम एक था, तो 389 थे। लेकिन जब मुसलमानों ने अपना एक नया देश बनाया, मुस्लिमों ने, मुस्लिम लीग के द्वारा, जिन्ना ने पाकिस्तान, तो पाकिस्तान बनने के बाद में कितनी सदस्य संख्या रह गई संविधान सभा में, 299, 299। ठीक है ना, रह गई। और 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्य उपस्थित थे, ध्यान रखना। ठीक है ना, और जिन्होंने अंतिम रूप से पारित संविधान में अपने हस्ताक्षर किए, जिन्होंने अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। देखो समझो बेटा, इसके अंदर मेन पॉइंट क्या है, इसके अंदर मेन पॉइंट इसके अंदर यह है इसके अंदर कि 389 मेंबर थे बिफोर इंडिपेंडेंस, बिफोर पाकिस्तान। लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो कितने रह गए, 299 रह गए। ठीक है, और जब संविधान का प्रारूप पे साइन हो रहे थे, यानी कि संविधान को लागू किया गया, यानी कि उसको मान्यता दी गई, उसको पारित समझा गया, उसमें साइन करे गए, तो उस टाइम में मेंबर थे 284। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, क्वेश्चन कहां से पुटा पता है, देखो इसके अंदर क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखो इसके अंदर क्वेश्चन ही पूछा गया इसके अंदर कि संविधान जो हमारा है भारत का, जब वो उसको मान्यता मिल रही थी, जब वो लागू हो रहा था, जब वो अप्लाई हो रहा था, जब वो बन रहा था, उस टाइम में कितने मेंबर थे संविधान सभा के अंदर, तो मेंबर की संख्या थी 284। ठीक, कितने मेंबर थे, यानी कि इसमें मेन पॉइंट क्या है कि संविधान सभा में सदस्य 284 कब, तब जबकि पाकिस्तान बन गया तब। दूसरी बात, तब जबकि ये सदस्यों ने साइन किए संविधान के ऊपर 26 नवंबर 1949 को। आई बात समझ में, तो उन्होंने क्या किया, अंतिम रूप से साइन कर दिए और संविधान का जो है अंतिम रूप पारित हो गया। और 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने एक योजना रखी। क्या करा, 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने एक योजना रखी जिसे जून प्लान या माउंटबेटन योजना कहा जाता है, जिसे जून प्लान या माउंटबेटन योजना कहा जाता है। और इस योजना को ध्यान रखना, इस योजना को गुप्त रूप से बाल्कन प्लान कहा जाता है। इस योजना को गुप्त रूप से बाल्कन प्लान कहा जाता है। आई बात समझ में, इसे गुप्त रूप से बाल्कन प्लान कहा जाता है। और इस योजना को कांग्रेस व मुस्लिम लीग दोनों ने ही स्वीकार कर लिया।
इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही स्वीकार कर लिया। इस प्रकार संविधान सभा भारत की पहली संसद के रूप में स्थापित हुई। इस प्रकार संविधान सभा भारत की प्रथम पार्लियामेंट के रूप में, प्रथम संसद के रूप में स्थापित हुई। और संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को इन दोनों रूपों में कार्यरत रही। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को इन दोनों ही रूपों में कार्यरत रही। ठीक है, और 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज देखो कि 26 नवंबर के दिन हमारा संविधान बना, मेकिंग हुआ, मेक्ड हुआ, न कि अप्लाई हुआ, न कि लागू हुआ। ध्यान रखना चीज का, दोनों पॉइंटों में अंतर बेटा, ध्यान रखना इस चीज के अंदर दोनों पॉइंटों में अंतर है। क्या अंतर है? संविधान बना, संविधान लागू हुआ। संविधान बनने में, संविधान लागू होने में बहुत अंतर है। संविधान बना और संविधान लागू हुआ, दोनों में बहुत अंतर है भाई। ठीक है ना? क्या अंतर है दोनों के अंदर? दोनों में अंतर यह है कि संविधान बना जो था ना, वो कब बना था? वो बना था 26 नवंबर 1949 को, 1949 को। और इंप्लीमेंट यानी कि लागू कब हुआ था? देखो अंग्रेजी में लागू क्या बोलते हैं? इंप्लीमेंट बोलते हैं, इंप्लीमेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इंप्लीमेंट कब हुआ था, लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो अधिकतर स्टूडेंट यही कंफ्यूजन होते हैं, भ्रम में रहते हैं कि जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान लागू कब हुआ था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को और बना कब था? 26 नवंबर 1949 को। तो इसलिए हमारे मोदी जी की सरकार ने इसे निर्णय लिया, डिसीजन लिया कि 26 नवंबर को हम क्या सेलिब्रेट करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल डे। यानी कि हम 26 नवंबर को क्या घोषित करेंगे? संविधान दिवस घोषित करेंगे। कब से घोषित किया गया? 2015 से। ईयर कौन सा था? 2015 से। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो इसके अंदर मेन पॉइंट क्या है इसके अंदर, कि यहां से क्वेश्चन क्या पुटअप होता है कि बाल्कन प्लान क्या है? व्हाट इज द बाल्कन प्लान? कि बाल्कन प्लान क्या है? बाल्कन प्लान का मतलब होता है वो प्लान जो कि माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत में लागू किया गया। भारत के अंतिम गवर्नर के द्वारा, इसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। इस योजना में उन्होंने क्या किया? इंडिया पाकिस्तान को डिवाइड किया गया, विभाजित किया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बाल्कन प्लान। ठीक, अब इसके बाद में हम नेक्स्ट बात देखते हैं इसके अंदर कि संविधान सभा के जो सत्र हुए, सेशंस हुए, वो कौन कौन से थे देख लेते हैं इसके अंदर कि संविधान सभा के सत्र थे वो कौन कौन से थे। इसके अंदर हम इसमें देखते हैं कि संविधान सभा के जो सत्र थे वो कौन कौन से थे। व्हाट इज द सेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? क्योंकि सत्रों से सेशन से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, प्रथम सत्र, दूसरा सत्र सेकंड सेशन, तीसरा, चौथा और 11वां। देखो 11वां मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि 11 इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना 11 इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये एग्जाम पूछे गए हैं और 11 और 12 पूछा गया है। ठीक है, इन पे फोकस करना है आपको एसएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में। फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन एंड थर्ड सेशन। अच्छा, 11वां और 12 इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो डेट देखो, 26 नवंबर 1949, 14 से 26 नवंबर 1949 और 12वां सेशन जो है वो है 24 जनवरी 1950। यानी कि 24 जनवरी को ये क्या हुआ? सत्र हुआ और इसके 2 दिन बाद ही +2 26 जनवरी को क्या हुआ? संविधान लागू हुआ। ठीक है ना? तो ये सत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको ईयर याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि सत्र क्या होते हैं, जैसे आज होते हैं ना हमारी संसद में सत्र होते हैं, सेशंस होते हैं। शीतकालीन अधिवेशन हो गया, मौसम जैसे आपकी ग्रीष्मकालीन अधिवेशन हो गया, है ना, सेशंस होते हैं। वैसे ही उस टाइम विधानसभा में सेशंस हुए थे, सत्र हुए थे। तो प्रथम सत्र जो हुआ था वो हुआ था 9 से 23 दिसंबर 1946 को। दूसरा हुआ था 20 से लेकर के 25 जनवरी 1947 को। तीसरा हुआ था 28 अप्रैल से 2 मई 1947 को। 28 अप्रैल से 2 मई 1947 तक। ठीक है, और 11 सत्र हुआ था 14 से 26 नवंबर 1949 को और 12 सत्र हुआ था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये 5 जो सत्र हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सत्र है, ध्यान रखना इसके अंदर। ठीक है ना? तो ये है मेन पॉइंट, ये है मेन चीज। क्या मेन चीज है? संविधान सभा के सत्र, सेशंस। ठीक है, सत्र मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण बैठकें,
प्रमुख बैठकें, ठीक है ना। अगली बात हम देखते हैं इसके अंदर उद्देश्य प्रस्ताव क्या है। ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है ना, ये संविधान का बेस है। ये संविधान की क्या है, रीढ़ की हड्डी। ये संविधान की क्या है, इट इज द बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट इज द बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये क्या है, संविधान का बैकबोन है बेटा। इसको पंडित नेहरू ने प्रस्तावित किया था इसको। ये संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रेम्बल, उसका मतलब कि मूल भाग ये है। इसके द्वारा ही बताया गया कि संविधान जो है ना, संविधान की रूपरेखा क्या होगी, संविधान की रूपरेखा क्या होगी, कि संविधान कैसा होगा, हम भारतीयों ने किस प्रकार के संविधान को अप्लाई किया है, माना है, तो ये इसके अंदर बताया गया। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव की। 13 दिसंबर, ध्यान रखना डेट और ईयर का, 13 दिसंबर 1946 का जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्ताव के अंतर्गत भारत संविधान की मूल संरचना के दर्शन और उद्देश्यों की व्याख्या की गई है। ध्यान रखना, संविधान की जो मूल संरचना है और जो मेन फिलॉसफी है उसकी व्याख्या की गई। मतलब क्या है, समझो इसके अंदर, देखो समझो इसके अंदर कि क्या चीज है ये। देखो ये क्या है, मूल संविधान जो है, मूल दर्शन जो है, उसकी व्याख्या की गई। मतलब कि जो मूल दर्शन है, जो बेसिक फिलॉसफी है, उद्देश्य जो है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, उनकी व्याख्या की गई, उनको एक्सप्लेन किया गया। जो मौलिक व्याख्या है उसको आगे बताया गया या बढ़ाया गया। ठीक है ना। मतलब क्या है, देखो कि हमारा संविधान क्या होगा, मतलब संविधान क्या होगा, कैसा होगा, क्या इसके उद्देश्य होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे, आगे इसका भविष्य क्या होगा, क्या इस संविधान के लक्ष्य होंगे, कौन इसके ऊपर अपना मतलब कि मेन इसका किस पे फोकस होगा। ठीक है ना। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग उद्देश्य प्रस्ताव बोलते हैं। ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को एक स्वतंत्र एवं संप्रभु गणराज्य घोषित करते हुए, ध्यान रखना, उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, लिबरल एंड सोवरेन रिपब्लिक। गणराज्य मतलब क्या है, रिपब्लिक। एक ऐसा रिपब्लिक घोषित करना जिसके द्वारा भारत जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री अनाउंस हो जाए। मतलब उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को एक स्वतंत्र एवं संप्रभु गणराज्य घोषित करते हुए इसकी शक्तियों तथा प्राधिकार जनता को स्वीकार किया गया। इसमें कहा गया कि जनता ही बेसिक रूप से क्या है, मूल रूप से आधार है इसका संविधान का। क्या है इसके अंदर, जनता ही संविधान का आधार होगी। जनता ही संविधान का आधार होगी। अब भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने का उद्देश्य इसमें दिया गया और यह प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पास किया गया। यह प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पारित किया गया। यह प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पारित किया गया। आई बात समझ में। यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव मतलब क्या, वो प्रस्ताव जिसके द्वारा यह बताया गया कि जो भारतीय हैं उनको किस प्रकार की शक्ति दी जाएगी, उनको संविधान के द्वारा किस प्रकार का मतलब कि प्राधिकार या अधिकार दिया जाएगा कि वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सके। या कुल मिला के देखा जाए तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है बेसिकली किसका सिंबल है, किसका प्रतीक है, ये प्रतीक है लोकतंत्र का। इट इज अ सिंबल ऑफ द डेमोक्रेसी। ये बताया गया इसके अंदर कि हमारे जो संविधान का विकास कैसे हुआ, उसके मूल लक्षण क्या है और हम क्या चाहते हैं, व्हाट वी डू। ये जो संविधान सभा के जो मेंबर्स हैं वो क्या चाहते हैं, वो किस चीज को चाहते हैं, कि वो किस चीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसके अंदर इस चीज की व्याख्या की गई। आई बात समझ में। मूल बात क्या है कि उद्देश्य प्रस्ताव, अब देखो क्वेश्चन कहां से आता है, दो क्वेश्चन है इसके अंदर। क्या कि व्हाट इज द बैकबोन ऑफ प्रेम्बल, यानी कि प्रस्तावना का जो मूल आधार क्या है, वो है उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है। क्वेश्चन क्या है तो इसके अंदर प्रस्तावना,
का मूल आधार क्या है? प्रस्तावना का मूल आधार क्या है? प्रस्तावना का मूल आधार क्या है? नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? थर्ड, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, कब प्रस्तुत किया गया, ठीक है, और क्यों प्रस्तुत किया गया, और इसको पारित कब किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया? तो देखो बेटा, इसके अंदर 4 क्वेश्चन बनते हैं। इसके अंदर 4 क्वेश्चन। नंबर 1, प्रस्तावना का मूल आधार क्या है? तो क्या आधार है मूल आधार? उद्देश्य प्रस्ताव। आंसर, उद्देश्य प्रस्ताव। दूसरा, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। आंसर क्या है इसका? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है। तीसरा प्रश्न, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो प्रस्तुत किया गया था पंडित नेहरू के द्वारा। आंसर। और नंबर 4, उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया? तो आंसर होगा इसका 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया। कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया। सर्वसम्मति से पारित किया गया, मतलब कि मेंबर्स ने कहा, संविधान सभा के मेंबर्स ने। अच्छा, इसको पारित किसने किया? इसको पारित किया संविधान सभा के मेंबर्स ने, संविधान सभा के सदस्यों ने इसको पारित किया। ठीक है ना। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट चीज देखते हैं इसके अंदर कि संविधान सभा में कुछ समितियां थी, कुछ कमेटीज थी। हम देखते हैं इसके अंदर कमेटीज के बारे में कि कमेटी क्या है। इसके अंदर हम इसमें देखते हैं मेन पॉइंट इसके अंदर कि कमेटी कौन कौन सी थी इसके अंदर। देखो संविधान, क्योंकि देखो प्रत्येक समिति को एक विशिष्ट कार्य दिया गया था। प्रत्येक जो हर समिति को एक स्पेशल वर्क दिया गया था। कमेटी को कमेटीज किसकी? संविधान सभा की कमेटीज, स्पेशल कमेटी। ठीक है। संविधान सभा के कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए, संविधान सभा के कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए समितियों का गठन किया गया। समितियों का गठन किया गया, जिनमें से 8 बड़ी समितियां थी, जिनमें से 8 बड़ी समितियां थी और 135 छोटी समितियां थी, और 135 क्या थी? थोड़ी छोटी समितियां थी। यहां मैं आपको इस लेक्चर के अंदर वो समितियां बता रहा हूं, बड़ी समितियां, जिनसे अक्सर हर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हर प्रतियोगिता परीक्षा में, चाहे एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, हर एग्जाम में संविधान के जो क्वेश्चन आते हैं उनसे समितियों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं उदाहरण के लिए इसके अंदर, फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनियन पावर कमेटी यानी कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंपॉर्टेंट। ठीक है। दूसरा, सेकंड, संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। सेकंड पॉइंट। ठीक है। थर्ड, प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, किसके अध्यक्ष थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फोर्थ, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट,
प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसने संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था, वो बाबा साहब अम्बेडकर उसके अध्यक्ष थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बेटा आपको बता दूं इसके अंदर कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हैं वो भारत के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी थे, और ऐसा माना जाता है कि उनके समय में उनका जितना पढ़ा लिखा इंसान भारत में उस टाइम नहीं था, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उस वर्ग से आते थे जिन्होंने की संघर्ष देखा था, स्ट्रगल देखा था। तो उन्होंने अपनी मेहनत से और अपनी पढ़ाई से बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा मुकाम हासिल किया भारत के संविधान के अंदर या भारत की राज व्यवस्था के अंदर, जो हम आज भी उनको याद करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं उनके दृष्टिकोण से डॉक्टर अम्बेडकर जो उन्होंने ऐसा कार्य किया है कि हम उन्हें हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने एक ऐसा महान कार्य किया है। क्यों किया है? क्योंकि उनके पास में असंख्य प्रकार का ज्ञान था, असंख्य प्रकार की उनके पास में डिग्रियां थी, और ऐसी डिग्रियां थी जो उन्होंने विदेशों से प्राप्त करी थी। लंदन से लॉ करा उन्होंने, फिर पीएचडी करी इकोनॉमिक्स के अंदर। मैंने कहा ना आपको कि अम्बेडकर के बराबर उस समय बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, इसलिए अम्बेडकर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक जिम्मेदारी दी, और वो जिम्मेदारी ये थी कि भारत के संविधान का क्या करो आप, ड्राफ्ट बनाओ आप। ठीक है ना, अम्बेडकर से क्वेश्चन हमेशा आता है, पूछा जाता है, और बच्चे इसके अंदर कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, अम्बेडकर जो है उन्होंने संविधान सभा जो है उसकी ड्राफ्टिंग करी थी, मतलब कि जो संविधान है हमारा उसका ड्राफ्ट किया था, उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया था। इस कमेटी का काम क्या था? इसका काम था संविधान का ब्लूप्रिंट तैयार करना, ब्लूप्रिंट यानी कि समरी। संविधान की समरी तैयार किसने करी थी? ड्राफ्टिंग कमेटी ने करी थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। मैं बताया आपको, अम्बेडकर भारत के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे, प्रथम कानून मंत्री भारत के थे डॉक्टर अम्बेडकर। और लीगल एडवाइजर कौन थे? विधि सहायक, विधि जो सलाहकार, वो थे बी एन राव। बी एन राव थे जो थे वो थे संविधान सभा के, बी एन राव संविधान सभा के विधि सलाहकार, लीगल एडवाइजर। और संविधान सभा की जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जिसमें मेंबर कितने थे? टोटल मेंबर इसके अंदर थे 7 सदस्य इसके अंदर थे। ठीक है, और मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकार, जनजातियों वहमा के लिए जो सलाहकार समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। सरदार पटेल जो थे वो मूल अधिकार समिति, और जो माइनॉरिटी जैसे मुस्लिम थे, ईसाई थे, सिख थे, उनकी कमेटी, और जो ट्राइबल्स है, जो जनजाति है, उसके अधिकारों की समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे सरदार पटेल, जो कि भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। बता दूं आपको मैं कि सरदार पटेल कौन थे? सरदार पटेल जो थे भारत के फर्स्ट होम मिनिस्टर थे। उन्हें कहा जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत का लौह पुरुष। ठीक है, उनको इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने भारत के संविधान के जो है मूल रूप ढांचे को बनाए रखने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, और देश के जो एकीकरण में, इंटीग्रेशन में उनका बहुत बड़ा योगदान है। खासकर जो बड़े देशी राज्य थे उनको भारत में मिलाया, जैसे कि हैदराबाद है, जूनागढ़ है, जोधपुर है, कश्मीर है। ठीक है ना, तो अम्बेडकर, इसके पटेल जो इसके अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रक्रिया समिति या प्रोसेस जो रूलिंग्स कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला, राज्यों के लिए समिति, राज्यों के समझौता करने समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कितनी जिम्मेदारियां थी? वो भारत के प्रथम और द्वितीय राष्ट्रपति रहे, वो संविधान सभा के अध्यक्ष रहे, स्थायी अध्यक्ष रहे, और संचालन समिति के अध्यक्ष रहे। ठीक है ना, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पटेल और नेहरू, नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, ये तीनों आपको याद करना है इस समिति के अकॉर्डिंग। मेरे अकॉर्डिंग जो है, जो एग्जाम पूछा जाता है, सारे इंपॉर्टेंट है, बट अगर हम देखें कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा है इसके अंदर, तो फर्स्ट वाला, सेकंड वाला इसके अंदर, थर्ड वाला इसके अंदर प्रारूप समिति वाला सेकंड, और इसके अलावा जो पटेल वाली है समिति वो तीसरी, और नंबर 4 संचालन समिति यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये 4 समितियां आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम अगली बात करें, हम नेक्स्ट बात करें इसके अंदर कि कुछ अन्य छोटी समितियां कौन सी थी इसके अंदर, तो हम देखते हैं इसके अंदर कि कुछ अन्य समितियां जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी इसके अंदर, हम वो देख लेते हैं इसके अंदर कौन सी थी। वो समितियां, छोटी समितियां थी, नंबर 1 वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति। अब देखो वही बात आ गई, राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, फाइनेंस और एम्प्लॉय की कमेटी, स्टाफ की समिति कि जो संविधान सभा के जो स्टाफ था उसको मैनेज करने की समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा, प्रत्यापक यानी प्रेसिडेंट समिति के अध्यक्ष कौन थे? अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। थर्ड, जो सदन था, जो लोकसभा, जो हाउसेस थी, उसकी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? श्री
पट्टाभी सीतारामैया। कार्य संचालित समिति जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे? के एम मुंशी। ध्यान रहे अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज तथा समिति यानी कि जो भारत का ध्वज कैसा होगा, तिरंगा होगा, क्या होगा, चरखा होगा, बीच में कौन सा कलर होगा, उसके अध्यक्ष कौन थे? फिर से राजेंद्र प्रसाद, है ना, फिर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के कार्यों के लिए जो समिति थी, संविधान सभा के कार्यों की जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर, जीबी मावलंकर। ठीक है, अब बताते हैं आपको इंपॉर्टेंट चीज, ये जो जीबी मावलंकर है ना, ये कौन थे? जीबी मावलंकर जो थे वो लोकसभा के प्रथम क्या थे? स्पीकर थे। वो लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे, प्रथम अध्यक्ष थे। अभी कौन है? अभी लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है ओम बिरला, जो राजस्थान के कोटा से बिलोंग करते हैं, ओम बिरला। ये करंट जीके का सवाल है आपका पॉलिटी का, लेकिन फर्स्ट जो स्पीकर थे लोकसभा के वो थे जी मावलंकर। इसके अलावा संविधान सभा के कार्यों की समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? जी मावलंकर। ठीक है ना, तो बेटा देखो ये होगी समितियां, आई बात समझ में। तो हमने इस जो चैप्टर है, इस पॉइंट में, इस लेक्चर हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि संविधान क्या, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है? संविधान क्या है? संविधान क्या है बेटा? संविधान है कानूनों का संग्रह जिनसे देश का संचालन होता है। क्या है? क्या है संविधान? कानूनों का संग्रह। जिससे क्या होता है? जिससे देश का संचालन होता है, जिससे शासन का संचालन होता है, शासन का संचालन होता है, जिससे शासन का संचालन होता है। ठीक है, और संविधान बनाने के पीछे किसका योगदान रहा है? संविधान बनाने के पीछे किसका योगदान रहा है? वो रहा है संविधान सभा का, जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। संविधान बनाने के पीछे किसका योगदान रहा है? संविधान सभा का योगदान रहा है। इसके अंदर क्या संविधान सभा का योगदान रहा है संविधान बनाने के पीछे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? संविधान सभा क्या है, संविधान सभा कैसे चुनी गई, संविधान सभा के कार्य क्या थे, और कौन कौन सी समितियां थी। आई बात समझ में। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं इसके अंदर कि हमने ये पढ़ा इसके अंदर संविधान सभा क्या है और हमारा संविधान क्या है, और अगले वीडियो में पढ़ेंगे संविधान का और विकास कैसे हुआ और संविधान के मुख्य रूप से क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या लक्षण है। ठीक है स्टूडेंट, तब तक के लिए नमस्कार।